Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss the topic the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. इस एक्ट में क्या है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट लॉ में आज पढ़ने वाले हैं इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का क्या था कि दिस एक्ट फॉर्मुलेटेड इन 1974 किस लिए? टू प्रिवेंट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर. वो पॉल्यूशन ऑफ वाटर कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्री से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, हाउस होल्ड से आ रहा है, वाटर वेस्ट से आ रहा है. ओके, सो कैन कंटिमिनेट आवर वाटर रिसोर्सेज. जो वो वाटर रिसोर्सेज को कंटिमिनेट कर रहा है. ओके, सो वो वेस्ट वाटर्स विद हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट एंटर्स इनटू वेटलैंड्स, रिवर्स, लेक्स, वेल्स एज वेल एज द सी आर द सीरियस हेल्थ हैजार्डस. अब क्या है कि जो वाटर जो आ रहा है उसको उस वाटर चाहे तो वो वाटर डोमेस्टिक से, चाहे तो सीवेज से आ रहा है, सीवेज से आ रहा है, या फिर वो वाटर कहाँ से आ रहा है? किसी मतलब इंडस्ट्री से आ रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टर्म में लाइक सीवेज इफ्यूलेंट्स एंड ट्रेड इफ्यूलेंट्स. ओके, सो सीवेज इफ्यूलेंट्स की बात करें या फिर ट्रेड इफ्यूलेंट्स की बात करें, ये दोनों जो है ना, ये दोनों बहुत ही हैजार्डस है. सीवेज इफ्यूलेंट्स इज़ द इफ्यूलेंट्स फ्रॉम एनी सीवेज सिस्टम और एनी सीवेज डिस्पोजल वर्क्स इंक्लूड्स स्लज. ओके, सो अभी ट्रेड इफ्यूलेंट्स के बारे में लाइक ट्रेड इफ्यूलेंट्स में कुछ भी आ सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस इफ्यूलेंट्स फ्रॉम प्रेमाइसेस बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री प्रोसेस. कानपुर की बात करें, कानपुर सिटी में ही वहाँ पे जो टैनरीज है जहाँ पे लेदर बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे मतलब लिक्विड वेस्ट निकलता है जो कि सीधे रिवर गंगा में उसको बिना ट्रीट किए हुए उस वाटर को सीधे रिवर गंगा में उसको डिस्पोज कर दिया जा रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी हैजार्डस विच इज़ पॉल्यूटिंग द रिवर गंगा एज वेल एज द वाटर ऑफ रिवर गंगा. सो यहाँ पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के बारे में जानेंगे. सो इस एक्ट के बारे में जानेंगे. सबसे पहले इस एक्ट में कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है. लाइक अगर डिफिनेशन क्लॉज में इसके आए तो लाइक यहाँ पे बताया गया है 2 क्लॉज जी, अगर इसके पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीवेज इफ्यूलेंट्स के बारे में बताया गया 2 क्लॉज जी में, और यहाँ पे 2 क्लॉज एच में स्टेट बोर्ड के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पे एक एक करके जानते हैं. सबसे पहले लाइक 2 क्लॉज ए जब पढ़ोगे इसका तो 2 क्लॉज ए में बताया गया है बोर्ड मीन्स द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड. ओके, 2 क्लॉज वी में बताया गया सेंट्रल बोर्ड मीन्स द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3. एंड 2 क्लॉज सी में मेंबर के बारे में बताया गया. 2 क्लॉज डी में ऑक्यूपायर के बारे में बताया गया. ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रेमाइसेस मीन्स द पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और प्रेमाइसेस, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है फैक्ट्री और प्रेमाइसेस का, उसको 2 क्लॉज डी में ऑक्यूपायर को डिफाइन किया है. डेफिनेशन क्लॉज इसलिए जरूरी है कि डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाता है. 2 क्लॉज डी में बताया गया है आउटलेट्स. 2 क्लॉज ई पॉल्यूशन के बारे में डिफाइन करता है. जब वाटर पॉल्यूशन एक्ट में देखोगे तो 2 क्लॉज ई में पॉल्यूशन के बारे में बेसिकली बताया गया है. एंड उसके बाद 2 क्लॉज एफ में जब आते हैं तो 2 क्लॉज एफ टॉक्स अबाउट प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. ओके, 2 क्लॉज जी सीवेज इफ्यूलेंट्स के बारे में बताया गया, जैसे मैं बताया. 2 क्लॉज जी बताता है, 2 क्लॉज जी बताता है सीवर. ओके, सीवर मीन्स एनी लाइक पाइप और केमिकल्स ओपन और क्लोज होता है कैरिंग सीवेज और ट्रेड इफ्यूलेंट्स, जो कि डोमेस्टिकली जो वेस्ट निकलता है घर से सीवर से, वो वाटर या फिर ट्रेड का जो वाटर होता है उसको सीवर बोलते हैं. ओके, ट्रेड यानी कि ट्रेड इफ्यूलेंट्स यानी कि इंडस्ट्रीज या बिजनेस एक्टिविटी से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो वाटर निकलता है, जो ट्रेड इफ्यूलेंट्स उसको एक तरीके से कहा जाता है. ओके, 2 क्लॉज एच स्टेट बोर्ड को डिफाइन करता है. 2 क्लॉज आई स्टेट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है. 2 क्लॉज जे स्ट्रीम को बताता है. ओके, 2 क्लॉज के को याद रखिएगा ट्रेड इफ्यूलेंट्स के बारे में बताता है 2 क्लॉज के. ओके, बस इतना जानना काफ़ी ज़रूरी है, अब इससे ज़्यादा नहीं जानना है. अब आगे आते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. एज वी नो वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट the parliament can exercise the power to legislate on water only under article 249 and 252. कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो ना तो आर्टिकल 249 और 252 बात करता है ये वाटर के बारे में ही यहाँ पे. और इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 252 Clause 1 of the Constitution, resolution were passed by all the houses of legislature of the state of Assam, Bihar, Gujarat, Haryana,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल टू द इफेक्ट दैट द मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन शुड बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट लॉ। अब यहाँ पे इन सारे स्टेटों में जो बताया गया कि ये सारे जो मैटर्स जो रेगुलेट होंगे ना, जो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन को लेकर जो मैटर्स रेगुलेट होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है, लॉ बनाया गया है, उनके द्वारा होगा। मतलब दैट विल बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, मतलब जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो उससे रेगुलेट होगा, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा मतलब ये रेगुलेट होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट इनैक्टेड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर एक्ट रिप्रेजेंट्स one of the India's first attempts to deal with the environmental issues comprehensively। ओके, अब जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर एक्ट का क्या था, इसका ऑब्जेक्ट मतलब क्या था। अब सबसे पहले ये जानना है कि की पॉइंट्स ऑफ वाटर एक्ट 1974 के बारे में अगर जाने तो वाटर एक्ट 1974 एम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि उसका मेन एम था कि वो वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करे, कंट्रोल करे। ओके, इस वाटर एक्ट के अंतर्गत 1974 में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो क्रिएट किया गया था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोविजन, मतलब जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बनाया गया था उसका मेन एम था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो इम्प्लीमेंट करे प्रोविजंस जो बनाए गए हैं इस एक्ट में दिए गए हैं। यानी कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, वाटर एक्ट 1974, इज टू मेंशन एंड रिस्टोर। ओके, सॉरी, मेंशन नहीं, मेंटेन। ओके, कि मेंटेन करे या फिर रिस्टोर करे वाटर को, होलसमनेस, यानी कि वाटर का जो होलसमनेस है उसको मेंटेन करके चलना है। होलसमनेस यानी गुणवत्ता को, चाहे तो वो एक्वेटिक रिसोर्सेज के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो। अंडर वाटर एक्ट 1974 सीवेज और पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग लेक्स एंड। जाहिर सी बात है कि इस कानून के अंतर्गत जितने भी सीवेज हो या फिर ट्रेड इफ्लुएंट्स हो, ये सारे डायरेक्ट नहीं उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा प्रॉपर। ओके, जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया जाएगा। एनीवन फेलिंग टू एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ अंडर इज लाइबल फॉर द इम्प्रीजमेंट अंडर सेक्शन 24 एंड सेक्शन 43। ओके, रेंजिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 1 ईयर। याद रखना, सेक्शन 24 अगर इसका है और 24 और 43 में इसमें मतलब पेनल्टीज वगैरह बताया गया है कि मतलब लाइबल होगा इम्प्रीजमेंट अंडर दिस। आपको एक चीज और याद रखना कि वाटर के क्लास को बताता है यहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन द पॉल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर इज demarcated under various water classes in according with the accordance with the water act। देखिए जैसे कि यहाँ पे वाटर क्लास भी बताया गया है, जैसे वाटर को क्लास में डिफाइन किया गया, क्लास ए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी ई, ये सारे कैटेगराइज किया गया क्लासेस में। क्लास ए में कौन सा वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा और क्लास बी में वाटर जो कि डेजिग्नेटेड फॉर आउटडोर बाथिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वाटर, वो क्लास बी में होगा। क्लास सी में कौन सा वाटर होगा, क्लास सी में कोई भी वाटर रिसोर्सेज जो मतलब कन्वेंशनली ट्रीटेड किया जाता है, ट्रीटमेंट जो वाटर को ट्रीट किया जाता है। ओके, क्लास डी की अगर बात करें तो वाटर यूज फॉर प्रोपगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज के लिए जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, वो हर मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है वाटर को। और इरिगेशन और इंडस्ट्रियल कूलिंग विथ वेस्ट डिस्पोजल के बारे में अगर बात करता है, वो क्लॉज या क्लास सी बोले, क्लास सी में आता है वो। ठीक है, तो ये सारे वाटर की कैटेगरीज को डिफाइन किया गया, बताया गया इसमें। सो अब आते हैं आगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग रिस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर। वही चीज़ है, एस्टेब्लिश करे सेंटर एंड स्टेट बोर्ड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, पहला तो वही होलसमनेस, गुणवत्ता को मेंटेन करके चलना है। दूसरा बता रहा है कि सेंटर और स्टेट बोर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल बनाना चाहिए वाटर पॉल्यूशन को लेकर। ओके, प्रोवाइड करे कन्फरिंग एंड असाइनिंग टू सच बोर्ड्स पावर्स एंड फंक्शन रिलेटिंग टू, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। ये प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर सेक्शन 24 एंड 43 के बारे में बताया था। एस्टेब्लिश करे सेंटर एंड स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी की, चेक करे सैंपल्स ले। ओके, तो इसके बारे में मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि वाटर को मतलब होलसमनेस ऑफ वाटर को मेंटेन करना है, और ये होगा बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड, जॉइंट बोर्ड जैसे ही बोर्ड बनाना है वो वैसे बनाना है। और जो गलत कर रहा है, जो वाटर को मतलब एक तरीके से पॉइजनस बना रहा है, यानी कि वाटर को ज़्यादा हैजार्डस बना रहा है, सूटेबल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए,
सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंटर, स्टेट एंड जॉइंट बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो वाटर पॉल्यूशन को लेकर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में जो प्रोविज़न दिया गया है उसमें ये बताया गया, सेक्शन 3 में जो बताया गया है वो सेंट्रल बोर्ड के बारे में बताता है, मतलब सेंट्रल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड होगा। फिर सेक्शन 4 में बात किया गया स्टेट बोर्ड का, फिर सेक्शन 13 में बात किया गया इस एक्ट का जॉइंट बोर्ड का, यानी कि ये सीधे तौर पे ये बताया गया है कि सेंटर बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड होगा और जॉइंट बोर्ड होगा। सेंट्रल बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड होगा, जॉइंट बोर्ड होगा। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 13 याद रखिएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड के बारे में अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 द सेंट्रल बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आई थिंक दिस इज क्लियर। द सेंट्रल बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। देखिए इसको याद रखना है कि सेंट्रल बोर्ड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 सब याद रखिएगा। नंबर 1 में बताया गया है 1 फुल टाइम चेयरमैन होगा जो कि नॉमिनेटेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड ही शुड हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड a person having knowledge and experience in administering institutions dealing with matters relating to the environment protection is also eligible to appoint as the chairman। okay, अब पॉइंट 2 की बात करें, यहाँ पे बताया गया नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल्स, 5 से ज़्यादा ऑफिशियल्स नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 5 ऑफिशियल टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा 5 से ज़्यादा ऑफिशियल्स को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ओके, टू रिप्रेजेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो। ओके, नॉट मोर देन 5 पर्सन, 5 व्यक्ति से ज़्यादा को नॉमिनेट नहीं होगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ स्टेट बोर्ड्स। कि स्टेट बोर्ड्स में जो मेंबर्स होंगे whom not more than 2 shall from the local authorities functioning within the state। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि 5 से ज़्यादा व्यक्ति नॉमिनेट नहीं किया जाएगा सेंट्रल केंद्र सरकार के द्वारा अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ, उसमें से 5 में से जो 2 व्यक्ति होंगे ना, नॉट मोर देन 2 shall फ्रॉम द लोकल ऑथोरिटीज फंक्शनिंग विद इन द स्टेट, मतलब 2 से ज़्यादा लोकल ऑथोरिटीज़ में नहीं होना चाहिए अगर स्टेट में फंक्शनिंग हो रहा है उसमें। नॉट मोर देन 3 नॉन ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नॉट मोर देन 3 नॉन ऑफिशियल, 3 से ज़्यादा नॉन ऑफिशियल को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज और इंडस्ट्री। याद रखना एग्रीकल्चर, फिशरी और इंडस्ट्री और ट्रेड एटसेट्रा विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू बी रिप्रेजेंटेड। वो ओपिनियन पे डिपेंड करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओपिनियन जो लेती है। 2 पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 व्यक्ति जो नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे कंपनीज और कॉर्पोरेशन ऑन्ड और कंट्रोल मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, 1 फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी नॉमिनेटेड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ही शुड पजेज क्वालिफिकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक एज इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 4 एज आई सेड बिफोर। सेक्शन 4 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड के बारे में बात करता है, तो आते हैं स्टेट बोर्ड पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द स्टेट बोर्ड शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा ये बनाया जाता है, स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। एंड इट शैल बी कॉल्ड एज स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और वो कहा जाता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो द स्टेट बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, क्या क्या मेंबर्स पे आता है उस पर भी आते हैं। 1 फुल टाइम चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, 1 फुल टाइम चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ही शुड हैव अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब उसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग। ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग। सो अ पर्सन हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्टीट्यूशंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो एलिजिबल टू अपॉइंट अ चेयरमैन as a chairman. So the chairman may be either whole or time or part time as the state government may think fit. State government को जैसा fit लगता है वैसा करेगा। Okay. Second, not more than 5 officials, 5 से ज़्यादा officials नहीं नॉमिनेट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करेगी राज्य सरकार को। मीन्स नॉट मोर देन 5 officials to be nominated by the state government which will represent the state government. Okay. Third, not more than 5 persons to be nominated by the state government, okay, amongst the members of the local authorities functioning within the state. Okay, 5 से ज़्यादा नहीं नॉमिनेट करेगी।
नॉट मोर देन 3 नॉन ऑफिशियल्स, ये नॉन ऑफिशियल्स के बारे में बात करता है। 3 नॉन ऑफिशियल्स से ज़्यादा नहीं किया जाएगा नॉमिनेट राज्य सरकार के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करेगी एग्रीकल्चर, फिशरीज, एज सेंटर में भी ऐसे ही था, ट्रेड एटसेट्रा। सो विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑट टू बी रिप्रेजेंटेड। ओके, फिफ्थ में बात कर रहा है 2 persons to be nominated by the state governments to represent the companies or corporation owned by the control or managed by the state government, वही चीज़ है। 1 full-time members secretary to be nominated by the state governments. He should possess the qualification, knowledge and experience of scientific and engineering or management aspects of pollution control. I think this is over. इंपॉर्टेंट नोट आप याद रखिएगा, नो स्टेट बोर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ यूनियन टेरिटरी। कोई भी स्टेट बोर्ड यूनियन टेरिटरी के लिए नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। एंड इन रिलेशन टू सच टेरिटरी द सेंट्रल बोर्ड एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड फॉर सच टेरिटरीज, यूटीज में। ओके, द सेंट्रल बोर्ड मे बी डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ सच पावर्स एंड फंक्शंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्वाइंट बोर्ड के बारे में जानते हैं। सेक्शन 13 बात करता है ज्वाइंट बोर्ड के बारे में। तो सेक्शन 13 में ये सीधे तौर पे बताया गया, ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ज्वाइंट बोर्ड एन एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट इज एंटर इनटू बाय द 2 or more गवर्नमेंट्स ऑफ द कंटिजियस स्टेट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 or more यूनियन टेरिटरीज और 1 or more गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स कंटिजियस टू सच यूनियन टेरिटरी। अब देखिए, ज्वाइंट बोर्ड में क्या होता है कि एक स्टेट भी हो सकता है, 2 स्टेट भी हो सकता है, 3 स्टेट भी हो सकता है। तो ये 3 स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये इसका जो भी अपना प्लान है वो उसको बना सकता है। पॉल्यूशन मतलब वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जॉइंट बोर्ड भी बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में जो सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड और जॉइंट बोर्ड की जो बात की गई है वो सब समझ में आ गया। सो नाउ कम टू द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के जो सेक्शन 13, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड के बारे में बताया था मैंने। सेक्शन 14 कंपोजिशन ऑफ जॉइंट बोर्ड के बारे में बताता है। ये जब इस एक्ट को देखोगे आप चैप्टर 3 में, उसमें सेक्शन 13, 14, 15 इसी के बारे में बताया गया है। ओके, इसी की प्रोविजन के बारे में। तो अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट अ जॉइंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स मतलब को कंसिस्ट करता है। तो इसके बारे में जानते हैं। ए, अ फुल टाइम चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, अब जॉइंट बोर्ड बन रहा है जिसमें 2 राज्य भी हो सकते हैं, 3 राज्य भी हो सकते हैं, यूटी भी हो सकते हैं, सब मिलकर मतलब एक वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल को लेकर काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन रहेगा इसकी बात होती है। ओके, तो अ फुल टाइम चेयरमैन टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ही शुड बी अ पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज, practical experience in respect of matters relating to environmental protection. Okay, environmental protection, or a person having knowledge and experience in administrative institution dealing with such matters. अब जैसे कि फुल टाइम चेयरमैन होगा जो कि नॉमिनेट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके पास स्पेशल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर। ओके, कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में वो समझे, ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, स्पेशल नॉलेज होगा। ओके, 2 ऑफिशियल्स, 1 फुल टाइम चेयरमैन के बारे में यहाँ पे बात किया गया। यहाँ पे 2 ऑफिशियल्स के बारे में बात किया जा रहा है। 2 ऑफिशियल्स फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट टू बी नॉमिनेटेड। अब देखिए, मान लीजिए ज्वाइंट बोर्ड बना है तो उसमें बहुत सारे मतलब स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ स्टेट जितना हो सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि 2 ऑफिशियल फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट। मान लीजिए स्टेट ए है तो ये स्टेट ए से 2 ऑफिशियल्स को, मतलब हर स्टेट से, मान लीजिए 3 स्टेट है तो हर स्टेट से 2 ऑफिशियल को मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, नॉमिनेट किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य में जो सरकार है वो सरकार रिप्रेजेंट करेगी कि ज्वाइंट बोर्ड जो बना है उस ज्वाइंट बोर्ड में हमारे राज्य से कौन जाएंगे, 2 मेंबर। ओके, तो वो नॉमिनेट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। सो 2 ऑफिसर्स फ्रॉम ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट टू बी नॉमिनेटेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके, स्टेट गवर्नमेंट। सी, 1 person to be nominated by each of the participating state government from amongst the members of local authorities functioning within the concerned state. एक जो सदस्य होंगे 1 person जो कि नॉमिनेट किया जाएगा by each of the participating state government from amongst the members of local authorities functioning within the concerned state concerned. ठीक है, जो local authorities में फंक्शन कर रहा है तो एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाएगा। ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर जो राज्य सरकार, मतलब हर स्टेट जो पार्टिसिपेट कर रहा है उनके जो राज्य सरकार होंगे वो मतलब
एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे जो कि लोकल अथॉरिटीज़ को फंक्शन करता हो उस कंसर्न स्टेट में। ओके, डी वन नॉन ऑफिशियल्स टू बी नॉमिनेटेड बाय ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट, और एक नॉन ऑफिशियल्स जो होगा नॉमिनेट किया जाएगा ईच ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, इंडस्ट्री, ट्रेड इन कंसर्न विद द स्टेट और अदर इंटरेस्ट इन विच ओपिनियन पार्टिसिपेटिंग और टू बी रिप्रेजेंटेड। ओके, तो ये जो नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट किया जाएगा वो भी जो हर स्टेट से राज्य से जो ज्वाइंट बन रहा है, मतलब ज्वाइंट बोर्ड में आ रहा है, तो हर राज्य को अपना एक नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट करना पड़ेगा और ये पार्टिसिपेट स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगी उसको, जो कि इंटरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर हो, फिशरी हो, इंडस्ट्री को लेकर। ओके, एज आई डिस्कस्ड बिफोर, इसके बारे में बताया मैंने। 2 person to represent the companies or corporation owned and controlled managed by the central government। ओके, 2 व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कंपनी, जो कॉर्पोरेशन, जो ऑन एंड कंट्रोल मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी नॉमिनेटेड बाय दैट गवर्नमेंट। ओके, मीन्स 2 व्यक्ति जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जो कंपनी और कॉर्पोरेशन को ऑन करता हो, कंट्रोल करता हो, मैनेज करता हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, एंड वो नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल के द्वारा। 1 फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी, एक फुल टाइम क्या चाहिए, मेंबर सेक्रेटरी चाहिए, possessing qualification, knowledge and experience of scientific, engineering, management aspects of pollution to be appointed by the central government। अब केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी एक व्यक्ति को, फुल टाइम मेंबर होगा, मेंबर सेक्रेटरी जिसको कहेंगे, जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, यानी कि उसके पास इस चीज़ों में जानकारी होगी बहुत ज़्यादा, वो एस्पेक्ट्स होगा पॉल्यूशन को लेकर, लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर जानकारी हो, एयर पॉल्यूशन को लेकर जानकारी हो, वाटर पॉल्यूशन को लेकर जानकारी हो, तो ये केंद्र सरकार इसको अपॉइंट करेगी। दैट विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ 1 फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी and having a special knowledge and scientific जो भी knowledge होगा। okay, so similar provisions are also made if 1 or more union territories are involved in the agreement। okay, I think this is clear। so now come to power to take samples of effluents and procedure to be followed, section 21। जो section 21 है इस एक्ट का, वाटर एक्ट का, सो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया पावर एंड प्रोसीजर टू टेक सैम्पल्स। अब जाहिर सी बात है, वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही है, जो वाटर गंदा है तो उसका सैंपल्स भी तो लेना है, चाहे तो स्टेट लेवल पे हो, सेंटर लेवल पे हो, या फिर जिस भी तरीके से हो कि वो सैंपल को लिया जाए। ओके, तो सेक्शन 21 इसकी बात बोलता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, व्हेन अ सैंपल इज टेकन, द पर्सन टेकिंग द सैंपल ही शैल सर्विंग ऑफ एन इमीडिएट नोटिस ऑन द ऑक्यूपायर और एजेंट, ओके, स्टेटिंग intention to get the sample analyzed। okay, and the sample to be taken in the presence of occupier or agent। और sample हमेशा लिया जाएगा, हमेशा occupier और agent के presence में होगा। okay, जैसे आप दिल्ली जल बोर्ड का देखते हो, यहाँ पे जो sample लिया जाता है तो वो occupier और agent के presence में होगा, कि वो चाहे तो किसी के घर से सैंपल लिया जाएगा या फिर इंडस्ट्री से सैंपल लिया जाएगा। चाहे सैंपल इसलिए लिया जाता है, यानी कि घर में जो पानी आ रहा है वो साफ़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, घर से जो सीवेज का पानी जा रहा है नदी में, वो सैंपल लिया जाता है कि वो ट्रीट होकर जा रहा है या नहीं जा रहा है। इंडस्ट्री से जो वाटर वेस्ट जा रहा है, जैसे सिंपल भाषा में आमतौर पे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेड इफ्लुएंट्स, वाटर वेस्ट जो जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका भी सैंपल लिया जाता है। तो ये सारा सैंपल लिया जाएगा ऑक्यूपायर और एजेंट के प्रेजेंस में। तो सैंपल टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द ऑक्यूपायर और एजेंट। सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा अगर ये रिक्वेस्टेड है ऑक्यूपायर एजेंट के द्वारा। ओके, कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू बी मार्क्ड, सील्ड एंड साइन। कंटेनर जो होगा मार्क्ड होगा, सील होगा, साइन होगा। 1 सैंपल टू बी सेंड टू द बोर्ड लेबोरेटरी। एक सैंपल बोर्ड लेबोरेटरी को दिया जाएगा ताकि वहाँ पे जांच पड़ताल हो इसका। और इफ़ द ऑक्यूपायर एजेंट मेक्स अ रिक्वेस्ट देन द सैंपल विल बी सेंड टू द स्टेट वाटर लेबोरेटरी। और इसको सेंड किया जाएगा अगर जो ऑक्यूपायर और एजेंट है, अगर उसके सहमति से, उनके रिक्वेस्ट से वो सेंड किया जाएगा स्टेट वाटर लेबोरेटरी में। ओके, तो इतना कहानी था सेक्शन 21 जो पावर एंड प्रोसीजर टू टेक सैंपल्स के बारे में जो बताता है। अब आते हैं, रीड करते हैं यहाँ पे। सेक्शन 21 एम्पावर्स द स्टेट बोर्ड और एनी ऑफिसर एम्पावर्ड बाय इट टू टेक द फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी स्ट्रीम और वेल। जैसे मैंने बताया, सैंपल्स ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट्स विच इज़ पासिंग फ्रॉम एनी प्लांट और वेसल, जैसे कि मैंने बताया ये सारे सैंपल्स ऑफ इफ्लुएंट प्रोसीजर। आप सेक्शन 21 इसका पढ़ लेना। ओके,
आई थिंक आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द पर्सन टेकिंग सैंपल मस्ट बी ऑक्यूपायर, जैसे मैंने बताया था ऑक्यूपायर के बारे में। एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर और एजेंट, ही डिवाइडेड सैंपल इन टू पार्ट्स, causes each part to be placed container which marked and sealed and signed by the both person taking the sample as well as the occupier or his agent, as I said before. See, power and procedure to take samples is over now. Okay, and वहाँ पे क्या पढ़े थे कि बोर्ड लेबोरेटरी के बारे में पढ़े थे। वन ऑफ द सैंपल टू बी सेंड टू द बोर्ड लेबोरेटरी। ओके, एंड इफ द ऑक्यूपायर एजेंट मेक्स अ रिक्वेस्ट, if occupier or agent makes a request, then sample to be sent to state laboratory। मीन्स अगर ऑक्यूपायर एजेंट रिक्वेस्ट करता है तो वो सैंपल कहाँ दिया जाएगा, वो स्टेट लेबोरेटरी में, वाटर लेबोरेटरी में दिया जाएगा। अब यहाँ पे लेबोरेटरी की जैसे ही बात की तो यहाँ पे आएगा सेंड वन कंटेनर फोर्थविथ, एक कंटेनर की बात होती है। तो यहाँ पे क्या इसका प्रोसीजर क्या है, व्हाट आर द प्रोसीजर। तो उससे पहले प्रोसीजर से पहले जानेंगे कि जो वाटर एक्ट का सेक्शन 16 है जो बात करता है सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन के बारे में, और सेक्शन 17 बात करता है स्टेट बोर्ड के फंक्शन के बारे में, और सेक्शन 18 पावर देता है डायरेक्शन के बारे में, मतलब इसके डायरेक्शन के पावर बताता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 16, फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड सेक्शन 17। ओके, कंटेनर के बारे में यहाँ पे बताया गया है टू द लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट इन केस सच सैंपल इज टेकन फ्रॉम एनी एरिया सिचुएटेड इन यूनियन टेरिटरी। मतलब कोई भी यूटी का एरिया है वहाँ से सैंपल लिया गया है, तो वो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन किसके अंतर्गत होगा, सेंट्रल बोर्ड के अंदर। तो इसका प्रोविजन सेक्शन 16 में दिया गया है वाटर एक्ट का, याद रखिएगा। अब क्लॉज बी में आते हैं, यानी कि जो यहाँ पे प्रोविजन लेबोरेटरी का बताया गया बी में, द लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट बोर्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट इन एनी अदर केस। एनी अदर केस में सेक्शन 17 के बारे में बताया गया कि वहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में बात किया गया है। इफ सो रिक्वेस्टेड बाय द ऑक्यूपायर और एजेंट देन इट्स लाइक सेंड द सेकंड कंटेनर। अब देखिए सेकंड कंटेनर की जैसी बात होती है ना, तो आ जाते हैं सेक्शन 51 में। देखिए मिसलेनियस सेक्शन है, चैप्टर 8 है आपका वाटर एक्ट का, आप खोल कर देखिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है सारा एक्ट, बहुत बड़ा एक्ट तो नहीं है, छोटा सा ही एक्ट है। सेक्शन 51 में बात करता है सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, और सेक्शन 52 में बात करता है स्टेट वाटर लेबोरेटरी। याद फिर से बोल रहा हूँ, 51 सेक्शन जब वाटर एक्ट का पढ़िएगा तो उसमें बात किया गया है सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी, एंड व्हेन यू विल रीड सेक्शन 52 देन दे आर रिटन अबाउट द स्टेट वाटर लेबोरेटरी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टू अ सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी established or specified under section 51 of the act if the sample is taken from any area in UT। जैसे बताया कि कोई भी UT का एरिया से लिया गया, जाहिर सी बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, तो वो सेंट्रल वाटर लेबोरेटरी के अंदर जाएगा। एंड टू अ वाटर स्टेट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड और स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 52 द एक्ट इन एनी अदर केस। और दूसरे केस में क्या होगा, वो स्टेट में होगा, क्योंकि यूटी और स्टेट दो ही चीज़ तो होता है, यूटी और स्टेट। स्टेट में जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा, तो स्टेट वाटर लेबोरेटरी में जाएगा। ठीक है, सो ये जो सैंपल के बारे में सारे जान गए। आपको नोट्स अगर लिखना है तो आप देख लीजिए एक बार नोट्स को। ओके, ये सारी चीज़ें आपको सेक्शन 51 और 52 में जो बात की गई है वही, और ये जो जितने प्रोविजंस मैंने बताए हैं ना, वो सैंपल्स को लेकर, जो कि प्रोविजर लाइक उसको बोल सकते हैं पावर्स एंड प्रोसीजर्स टू टेक सैंपल्स, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ये सारा खत्म हो चुका है। सो नाउ कम टू द केस लॉ, दिल्ली बॉटलिंग कॉर्पोरेशन और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज सेंट्रल बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ओके, इस केस में क्या हुआ था, द बोर्ड टू का सैंपल ऑफ द ट्रेड इफ्लुएंट्स। अब जो कंपनी था वो ट्रेड इफ्लुएंट्स का सैंपल लिया, यानी जो वाटर वेस्ट है जो कंपनी से आ रहा है, मतलब इंडस्ट्री से आ रहा है, उसका सैंपल लिया। कौन, बोर्ड। ओके, बोर्ड टू का सैंपल ऑफ द ट्रेड इफ्लुएंट्स फ्रॉम अ बॉटलिंग कंपनी डिस्चार्ज स्ट्रीम। ओके, जो डिस्चार्ज स्ट्रीम है वहाँ से सैंपल उठाया। दे गॉट द ट्रेड इफ्लुएंट्स एनालाइज्ड एंड फाउंड दैट इट डिड नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसेंट ऑर्डर ग्रांटेड टू द कंपनी। देखो कंसेंट ऑर्डर सेक्शन 25 में है, उसकी बात करेंगे। देखिए मेन जो था, जो कंपनी ने जो कंसेंट किया था, कंसेंट ऑर्डर दिया था, उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल, मतलब उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा था कंपनी, यहाँ पे पता चला जो बोर्ड ने देखा। सो द बोर्ड फाइल्ड अ सूट अंडर सेक्शन 33। अब बोर्ड ने क्या किया कि सूट फाइल किया, जो पावर दिया गया है
जो कि सेक्शन 33 के अंतर्गत ऑफ द वाटर एक्ट जो भी एक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली द कोर्ट इशूड एन इंजक्शन रिक्वायरिंग द कंपनी टू एस्टेब्लिश अ ट्रीटमेंट प्लांट। अब ने कोर्ट ने इंजक्शन इशू किया और कहा कि तुरंत से तुरंत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगाओ। ओके, क्योंकि जो बोर्ड ने जैसे बताया है कि उसने सैंपल जो लिया है वो कंसेंट ऑर्डर के अगेंस्ट है, वो कंसेंट ऑर्डर को रिक्वायर्ड नहीं कर रहा है, मतलब कंसेंट ऑर्डर के साथ नहीं चल रहा। ओके, सो द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग सैंपल by the board has requested that the sample to be analyzed by the Delhi Administration Laboratory as provided in section 21 clause 3 subclause E. Delhi Administration Laboratory as provided in section 21 3 subclause E of the act. So the court held that the sample was not taken in a strict compliance with procedure under section 21 of the Water Act. अब देखिए सेक्शन 21 में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, पावर एंड प्रोसीजर टू टेक एफिलिएंट्स कि वहाँ पे नोटिस देना होगा, ऑक्यूपायर और एजेंट के सामने होगा, उसके कंसेंट से होगा, प्रेजेंस में होगा। ओके, मार्क सील्ड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, हर चीज़ जितने भी प्रोसीजर बताएगी, लेबोरेटरी होगा, जो भी होगा। ओके, तो यहाँ पे ये कंपनी के द्वारा कहा गया कि ये जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया है ना बोर्ड के द्वारा, ये सेक्शन 21 के विरुद्ध जा रहा है। सेक्शन 21 में जो चीज़ें बताई गई है उसके साथ नहीं चल रहा है ये। ओके, देन यहाँ पे ये कहा गया कि court decided the case in the favor of the company because the board could not prove that the company was violating its consent order. देखो अब कोर्ट ने फेवर में, कोर्ट हैज़ गिवन जजमेंट अंडर द फेवर ऑफ द कंपनी बिकॉज कंपनी के बारे में ये कहा गया कि कंपनी इज़ नॉट वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ द कंसेंट ऑर्डर जो भी है एज पर इट इज़ सेड बाय द बोर्ड। ओके, because it is not appropriate according to section 21. ओके, और कंसेंट ऑर्डर के बारे में आगे जानते हैं कंसेंट ऑर्डर होता क्या है। तो दिल्ली बॉटलिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल बोर्ड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन के बारे में जान गए, 1986 का ये केस है। ओके, नाउ कम टू पावर टू गिव कंसेंट। देखिए हर चीज़ का कहीं ना कहीं मायने होता है, पावर टू गिव कंसेंट भी अच्छा टॉपिक है इसमें और बहुत नेसेसरी है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो सेक्शन 25 में इसकी बात की गई है, पावर टू गिव कंसेंट। सेक्शन 25 enjoins all persons or bodies to obtain the consent of the state pollution control board before discharging sewage from the new outlets of the state board. ओके, कि ये enjoins करता कि जो भी पर्सन है, बॉडीज़ है, उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कंसेंट ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिफोर डिस्चार्जिंग सीवेज फ्रॉम न्यू आउटलेट्स। अब देखिए कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई इंडस्ट्री है, अब उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके, किससे? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बिफोर डिस्चार्जिंग सीवेज, कुछ भी डिस्चार्ज कर रहा है उसको एक कंसेंट लेना पड़ेगा। तो वही कंसेंट का जो पावर बताता है वो सेक्शन 25 यानी कि धारा 25 में बताता है वाटर एक्ट का। ओके, सेक्शन ए में बताया गया यहाँ पे, सेक्शन 25 क्लॉज 1 प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन shall without the previous consent established or take any step to establish any industry। मतलब कोई भी व्यक्ति बिना प्रीवियस कंसेंट लिए बिना वो कोई इंडस्ट्री नहीं बनाएगा, कोई ऑपरेशन और प्रोसेस नहीं करेगा, कोई ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सिस्टम नहीं रखेगा, मतलब यानी कि एस्टेब्लिश करेगा एनी एक्सटेंशन और एडिशनल देयर टू, तो विच इज़ लाइकली टू डिस्चार्ज सीवेज और ट्रेड इफ्लुएंट्स इनटू द स्ट्रीम और वेल सीवर और एनी लैंड, और क्योंकि उसको कंसेंट लेना पड़ेगा किससे? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। ओके, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सो बी, ब्रिंग इनटू यूज एनी न्यू ऑल्टर्ड आउटलेट्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, बिगिन टू मेक एनी न्यू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, कंसेंट रिक्वायरमेंट प्रोसीजर क्या है? एन एप्लीकेशन फॉर द कंसेंट ऑफ द स्टेट बोर्ड कैन बी मेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। अब देखिए सेक्शन 25 क्लॉज 2 ये बोलता है कि इसके लिए एप्लीकेशन होगा कंसेंट का, जो कि स्टेट बोर्ड को दिया जाएगा और वो एप्लीकेशन मेड किया जाएगा, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा और एक जो प्रिस्क्राइब फी होता है वो दिया जाएगा वहाँ पे। ओके, द बोर्ड मेक सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंसेंट। बोर्ड इंक्वायरी भी कर सकती है। अब कंसेंट के एप्लीकेशन आया है तो उस पर इंक्वायरी भी बैठेगा, इंक्वायरी कर सकती है बोर्ड को अगर लगा। ग्रांट एंड रिफ्यूजल क्या होता है? द स्टेट बोर्ड मे ग्रांट इट्स कंसेंट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट मे डीम फिट
and the consent will be valid only for such period as may be specified in the order. अब देखिए, स्टेट बोर्ड ग्रांट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है. तो ग्रांट इज कंसेंट सब्जेक्ट टू such condition as it may deem fit and consent will be valid only for such period. उसी period के लिए valid होगा as may be specified in the order. जो order में specified है जो period, उसी period को माना जाएगा, बाध्य माना जाएगा. और the board may also refuse such consent by recording the reasons in writing. देखिए, अब सेक्शन 25 क्लॉज 4 का इसी में बताया गया है कि देखिए रिफ्यूज कब करेगा, और जब रिफ्यूज कर रहा है तो वो रिटर्न में देगा कि हाँ इस वजह से रिफ्यूजल हो रहा है. ओके, मीन्स बोर्ड विल गिव इन रिटर्न, प्रोवाइड यू इन रिटर्न रीजंस, जो भी होगा डैट रीजंस बोर्ड विल बी प्रोवाइड यू इन रिटर्न इन राइटिंग. ओके, सो where any industry operation or process or any treatment, any disposal system or any extension or addition thereto is to establish without the consent of the board, or any new altered outlets is brought in use for the discharge of sewage, the state board may serve on concerned person a notice imposing any such conditions as might have been imposed on application for grant or consent. देखिए, अब सेक्शन 25 क्लॉज 5 में सीधे बोल दिया गया है कि मान लीजिए कोई एक्सटेंशन ऑल्टर कर रहा है विदाउट, बिना कंसेंट का, कोई इंडस्ट्री खोल रखा है, वेस्ट बहा रहा है बाहर, तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा. और माइट हैव इम्पोज एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और कंसेंट, उसके पास नोटिस दिया जाएगा उस चीज़ का. ओके, और जैसे कि आपको पता होगा पेनल्टीज एंड फाइन के बारे में सेक्शन 42 में जैसे बताया गया है, वो 10,000 का फाइन है, 3 महीने का वो एक्सटेंड कर सकता है, 3 महीने तक का सज़ा. तो वो तो अलग बात है, पर यहाँ पे सीधे बात कर रहा है कि जैसे ही अगर बिना कंसेंट का कोई इंडस्ट्री खोलता है तो जाहिर सी बात है, और वहाँ से डिस्पोज कर रहा है जितने भी वेस्ट ट्रेड इफ्लुएंट्स, तो उसको नोटिस दिया जाएगा. एवरी बोर्ड शैल मेंटेन अ रजिस्टर्ड कंटेनिंग पार्टिकुलर्स ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन, सो द रजिस्टर्ड शैल बी ओपन टू ऑल इंटरेस्टेड पर्सन्स फॉर इंस्पेक्शंस at all reasonable hours. Okay, so such register shall also be conclusive proof of the fact that the consent was granted such to such conditions. Okay, 25 क्लॉज 6 में मतलब बताया गया है रजिस्टर मेंटेन करने के लिए कि जैसे कि कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है. मान लीजिए कि दिल्ली में कोई इंडस्ट्री खोल रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो स्टेट वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो उससे इसको परमिशन लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट को ग्रांट करवाना पड़ेगा, जो स्पेसिफाइड टाइम है वो उसको मानना पड़ेगा. ठीक है, और आगे यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, नो कंसेंट इज़ टू बी गिवन बाय द स्टेट बोर्ड अनलेस द इंडस्ट्री एटसेट्रा इज एस्टेब्लिश्ड इन सच अ वे दैट इट कंप्लाइज विथ एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय बोर्ड टू इनेबल इट एक्सरसाइज इट्स राइट टू टेक सैंपल्स ऑफ द एप्यूलेंट्स. कोई भी कंसेंट नहीं दिया जाएगा स्टेट बोर्ड के द्वारा तब तक जब तक इंडस्ट्री हर चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है. मानने के लिए तो बाध्य है, पर मानता नहीं है इंडस्ट्री, तो उसको कंसेंट नहीं मिलेगा. कंसेंट उसी को मिलेगा जो अपना बोर्ड के द्वारा जो प्रोसीजर दिया गया वो फॉलो करेगा. ओके, आप अपने राज्य में कोई इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस इंडस्ट्री से जो वेस्ट जाएगा, ट्रेड इफ्लुएंट जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा? लेक्स में बहोगे, वेटलैंड पे बहोगे, कहाँ पे बहोगे, या फिर नदी में बहोगे. तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट का, वो भी हर चीज़ वो प्रोसीजर बताएगा तुम्हें स्टेट बोर्ड. मीन्स आपको ये चीज़ स्टेट बोर्ड बताएगा, स्टेट जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बताएगा, और उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है. कंसेंट लोगे, कंसेंट ग्रांट होगा, उसका प्रोसीजर है एप्लीकेशन देने का, हर चीज़ आपको मानना है. ओके, कंडीशन इम्पोज्ड बाय द स्टेट बोर्ड में ऑल्सो बी वैरिड और रिवोक्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट. ओके, याद रखिएगा सेक्शन 27 में कंडीशन को रिवोक भी किया जा सकता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्यूजल और विड्रॉवल ऑफ कंसेंट बाय द स्टेट बोर्ड, कि स्टेट बोर्ड कभी भी विड्रॉ कर सकती है आपकी कंसेंट को, रिफ्यूज़ कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है. स्टेट बोर्ड के पास पावर है. जाहिर सी बात है कोई इंडस्ट्री गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, मान लीजिए कि ट्रेड इफ्लुएंट्स को बड़े पैमाने पे बिना ट्रीट करके बाहर है, और जो कंसेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, कंसेंट होने के बावजूद भी जो कंसेंट दिया है, तो जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट कंप्लेन होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, और उसका कंपनी को मतलब जो इंडस्ट्री है उसको बंद किया जाएगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आप करके समझ लो. If consent is neither given or refused within a period of 4 months from the date of making complete application, the consent is deemed to have been given unconditionally. This is salutary provisions introduced in mitigate delays arising from the red tapeism or bureaucrats inefficiency or slackness, section 25 clause 7. Okay,
अगर कंसेंट दिया नहीं गया है या फिर रिफ्यूज़ नहीं किया गया है, ओके, ना ही दिया गया है ना ही रिफ्यूज़ किया गया है, then period of 4 months from the date of making complete application the consent is deemed to have been given unconditionally, मान लिए जाते हैं। Now come to the case law, leading case law, MC Mehta versus Union of India Ganga pollution Kanpur tanneries case। tanneries is the place where the leather is manufactured, जहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चर होता है बड़े पैमाने पे, वहाँ पे केमिकलाइजेशन प्रोसेस से लेदर को मतलब अच्छा बनाया जाता है ताकि उसको उपयोग में लाया जा सके। ओके, देखिए एमसी मेहता के बारे में सब जानते हैं। एमसी मेहता इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर बहुत सारे इन्होंने चीज़ें की हैं और वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वाटर एक्ट के ही अंदर ही आता है। वाटर एक्ट भी एक तरीके से इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन अगर फैल रहा है तो जाहिर सी बात है इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा। तो एमसी मेहता का जो यहाँ पे केस है वाटर पॉल्यूशन को लेकर ही केस है। सो फैक्ट ऑफ दिस केस रीड करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओके, फैक्ट, एमसी मेहता फाइल्ड अ रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, okay, and brought to the notice of the court that a group of tanneries doing business on the bank of river Ganga in Kanpur, okay, were polluting the river by discharging effluents into the river without proper primary or secondary treatment, okay, of the water, and Kanpur municipality is not taking any action to prevent the tanneries from discharging effluents into the river Ganga, due to which water is getting polluted. The petitioner therefore filed this petition inter alia for issue a writ, among all, for issue a writ order direction in the nature of mandamus, okay, to the respondent, restraining them from letting out the trade effluents into the river command के तौर पे गंगा until the time they put up necessary treatment plants for treating the trade effluents in order to arrest the पॉल्यूशन ऑफ वाटर को रोकने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है इस केस में, इस केस का फैक्ट सीधे तौर पे ये है कि एमसी मेहता ने फाइल किया पिटीशन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, अब उन्होंने कोर्ट को नोटिस दिया कि जो टैनरीज जो है बिजनेस पर्पज से जो इस्तेमाल किया जा रहा है कानपुर के गंगा नदी के किनारे, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जो केमिकलाइजेशन हो रहा है लेदर का, उससे जो वाटर वेस्ट आ रहा है, इवन वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को भी नहीं अपनाया जा रहा है। और जो कानपुर म्यूनिसिपैलिटी है वो हाथ पे हाथ धर कर देख रही है कि मतलब कुछ कर ही नहीं रही है, और जो वाटर सीधे गंगा रिवर में जा रहा है जो कि पॉल्यूट कर रहा है गंगा रिवर के वाटर को। ओके, जो पिटीशन जो था एमसी मेहता के द्वारा फाइल किया गया, यहाँ पे रीड डायरेक्शन जो मैंडमस है उसको रिस्ट्रेन किया गया। और यहाँ पे क्या है कि ये ट्रीटमेंट जो ट्रेड इफ्लुएंट्स को लेकर और जो वाटर को लेकर, वाटर अरेस्ट ऑफ जो पॉल्यूटेड वाटर को लेकर, उसको लेकर आगे बढ़ाया गया। फैक्ट इतना था इस केस में। सो इशू ऑफ दिस केस इज़ लाइक वेदर टैनरीज वर पॉल्यूटिंग द रिवर गंगा और नॉट, कि रिवर गंगा को पॉल्यूट कर रहा था वो जो मैन्युफैक्चरिंग लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था वो सारे पॉल्यूट कर रहे थे रिवर गंगा को या नहीं, ये मेन इशू था। ओके, सो डिसीजन इसमें क्या था कि उसको देना है कि डिसीजन क्या था। डिवीज़न बेंच ऑफ ES वेंकट रमैया and Ken Singh, so judges here ordered closure of tanneries and observed as follows, कि क्लोजर ऑफ टैनरीज का ऑर्डर दिया और फॉलोज जो भी ऑब्जर्व हुआ। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेचर, एज यू नो, जल बहुत ही प्रकृति का अहम भूमिका निभाता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। सो और ना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल पूरा नेचर के लिए। ओके, सो रिवर वैलीज हैव बीन द cradles of civilization from the beginning of the world. Okay, so Aryan civilization grew around the towns and villages, as you know, Aryan civilization towns और villages के बैंक ऑफ रिवर गंगा में ही, मतलब ये आसपास में ही ग्रू हुआ। एंड द वाराणसी which is one of the cities, Varanasi, which is one of the cities in the bank of the river Ganga, is considered to be the one of the oldest human settlements in the world. Oldest human settlements in the world, याद रखना, Varanasi. Okay, so it is the popular belief that the river Ganga is the purifier of all, but we are now lead to situation that action has to be taken to prevent the pollution of the water of the river Ganga. सो आप जानते हैं कि रिवर गंगा पूरी प्यूरीफायर है, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर उसमें पाया जाता है। ओके, ऐसा सेंटीमेंट भी है यहाँ पे इंडिया में। ओके, सो कहा गया कि ये एक तरीके से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे पॉल्यूशन, मतलब लोग पॉल्यूट करते जा रहे हैं। सिंस वी हैव रीच्ड अ स्टेज दैट एनी फर्दर पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज़ लाइकली टू लीड like
कैटेस्ट्रॉफी मीन्स एक तरीके से तबाह कर रहे हैं, वाटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तरीके से जो रिवर का वाटर है उसको एक तरीके से तबाह कर रहे हैं, यानी कैटेस्ट्रॉफ कर रहे हैं, यानी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो देयर आर टुडे लार्ज टाउन्स inhabited by the millions of people on the bank of river Ganga. So there are also large industries on its banks. So sewage of the towns, जो गंदा पानी जो सीवेज कहा जाता है डोमेस्टिक से या फिर इंडस्ट्री, सीवेज यानी कि जो गंदा पानी घरों से निकलता है टाउन्स या सिटीज से, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एंड द ट्रेड इफ्लुएंट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड अदर इंडस्ट्रीज आर कंटिन्यूसली being discharged into the river. So it is the complaint of the petitioner that neither the government nor the people are giving adequate attention. कोई भी ना ही सरकार दे रही है पर्याप्त अटेंशन, ना ही जनता दे रही है पर्याप्त अटेंशन किस चीज़ के लिए, जो पॉल्यूशन जो हो रहा है रिवर गंगा में उसको लेकर। तो स्टेप्स देयरफॉर हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लीनलीनेस ऑफ द स्ट्रीम इन द रिवर गंगा, which is in fact the life sustainer of the large part of the northern India basically, because Ganga is the most very important river of northern India. Okay, so thus expressing the above opinion, the court was on the view that the financial capacity of the tanneries should be considered as irrelevant while requiring them to establish a primary treatment plant. क्योंकि फाइनेंशियल कैपेसिटी जो था कंसिडर इरिलेवेंट हो रहा था, जितने सारे टैनरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग लेदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, अब सबके पास उतना पैसे नहीं है, उतने फंड नहीं है। जस्ट लाइक एन इंडस्ट्री विच कैन नॉट पे द मिनिमम वेजेज टू इट्स वर्कर कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट अ टैनरीज, सो विच कैन नॉट सेट अप a primary treatment plant cannot be permitted to continue to be the existence for the adverse effect on the public at large, which is likely to ensure by discharging of the trade effluents from the tanneries to the river Ganga would be immense. Okay, and it will outweigh and inconvenience that may be caused. अब जाहिर सी बात है, लोग पल्ला झाड़ रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है ट्रेड effluents tanneries से, so would be immense and it will the outweigh and inconvenience that may be caused to the management and labor employed by it on account of its closure. Okay, now come to the new topic, like here the power to make application to courts for restraining apprehended polluting of water in a stream or wells, section 33. Section 33 basically बात करता है, which talks about power of board to make application to court of restraining apprehended पॉल्यूशन ऑफ वाटर इन स्ट्रीम और वेल्स। जाहिर सी बात है, सब सेक्शन इसका 33 का 1 बता देता हूँ। इसका जो प्राइमरी ये है कि सेक्शन इंसर्ट किया गया था 1988 में, इस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, और इसमें क्या था कि ये पावर करता है स्टेट बोर्ड को एप्लीकेशन मूव करे कोर्ट में, चाहे तो वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, कि वो दोनों रोक लगा सके किस चीज़ में, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास, जो कि रोक लगा सके पॉल्यूटर को रोक सके फ्रॉम पॉल्यूटिंग एक्टिविटी। ओके, उसको रोक सके बेसिकली। और देखिए सेक्शन इसके क्लॉज 3 में ये बात किया गया है कि लाइक टू पॉल्यूटर टू डिसीज फ्रॉम पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ और टू रिमूव द पॉल्यूटिंग मैटर्स फ्रॉम द पॉल्यूटेड स्ट्रीम और वेल, कि पॉल्यूटर को जिसने गंदा किया है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उसको निकाले, वो जो गंदा किया स्ट्रीम वेल्स जितने भी चीज़ें हैं। सेक्शन 33 इसीलिए मायने रखता है कि एक तरीके से न्यूसेंस की बात की है कि वाटर पॉल्यूट करके एक न्यूसेंस ही तो क्रिएट कर रहा है तालाब में, नदी में, खास करके यहाँ पे स्ट्रीम और वेल की बात की गई है, वेल्स की बात की गई है। सो यहाँ पे कोई गंदा फैला रहा है तो जाहिर सी बात है साफ तो वही करेगा या फिर ऑथराइज करेगा स्टेट बोर्ड को कि वो उसको रिमूव करे, जो पॉल्यूटिंग मैटर्स है उसको रिमूव करे इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ यानी जो भी पॉल्यूटर जो किया है, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग अगर नहीं कर पा रहे तो स्टेट बोर्ड की ये ड्यूटी होती है ये। ओके, अभी इफेक्ट ऑफ सेक्शन 33 से जानेंगे तो यहाँ पे सीआरपीसी में भी जो प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, सीआरपीसी सेक्शन 133 पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है वहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर फ्रॉम रिमूवल ऑफ न्यूसेंस जो है पब्लिक न्यूसेंस, ये बात की गई है सीआरपीसी में इसके बारे में। सो आई थिंक सो ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। सेक्शन 33 आप एक बार देख लीजिएगा वैसे। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।